हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि इस पर अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 का वर्णन मैडम के द्वारा किया गया है, चर्चा की है। आप लोग इसको पिछले वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं। तो संविधान के किसी एक चैप्टर में अनुसूची के बारे में वर्णन नहीं है। कारण है कि संविधान के जो विशेष रूप से जिसमें अधिक कंटेंट है, यानी कि विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, उसको एक अनुसूची के तहत रख दिया गया है। तो किसी एक बुक में ये एक चैप्टर के रूप में नहीं देखा जाता है। संविधान के कई भागों से इसको लिया गया है। हाँ, एक गाइड है लुसेंट, आप सभी जानते होंगे, तो उसमें अनुसूची के बारे में ज़रूर एक साथ वर्णन किया गया है। और एग्ज़ाम में भी केवल इसे फैक्ट के आधार पर एक आध क्वेश्चन कभी आ जाते हैं या आते रहते हैं, तो उसको ध्यान में रखकर जो एक साथ अनुसूची का वर्णन किया गया है, तो उससे हम लोग देख सकते हैं। बाद बाकी हम लोग इस पर विस्तृत रूप से अलग अलग चैप्टर के रूप में इसका वर्णन करेंगे। जैसे तो उसका हम लोग जो आधार रखेंगे वो एनसीईआरटी रहेगा, और दूसरा जो रहेगा प्रमुख बुक है एम लक्ष्मीकांत सर का बुक है भारतीय संविधान। उसमें जो चैप्टर वाइज लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एम लक्ष्मीकांत में 79 चैप्टर का वर्णन है, काफ़ी मोटी बुक है। हाँ, उसमें एक भारतीय संविधान की समीक्षा को देखते हैं तो 80 चैप्टर हो जाते हैं। तो उसी के आधार को बनाकर और एनसीईआरटी में जो मुख्य बातें हैं उसको लेकर हम लोग आगे चैप्टर वाइज इस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग एक रिवीजन के रूप में इसको देख लेते हैं, फिर इसका अलग अलग चैप्टर में विस्तृत रूप से वर्णन होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहली अनुसूची राज्य एवं संघ लिखे हुए, यानी कि पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। एक वाक्य आता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो जब चैप्टर में जिसका संघ राज्य पहला भाग में जब हम लोग वर्णन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि विनाशी राज्य कैसे है और अविनाशी संघ कैसे है, ये सब चर्चा होगा। तो दूसरे वाले अनुसूची में है वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में है। तो ये वेतन भत्ते और पेंशन का दूसरे अनुसूची में वर्णन है। इसमें उन्हीं सब का देखा जाता है जो संचित निधि पर जिनका पेंशन भत्ते और वेतन भारित होता है। जैसे जो संवैधानिक पद पर हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल इत्यादि। फिर तीसरा में शपथ का उल्लेख है, यानी कि शपथ भी उन्हीं का बात कर रहा है जो संवैधानिक पद पर हैं। इसमें भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल इत्यादि। तो यानी कि इसमें जब प्रश्न करता है तो सीधे तौर पर प्रश्न रहता है कि अनुसूची तीसरा में क्या उल्लेख है, तो ऑप्शन रहेगा शपथ, वेतन, राज्यसभा का प्रतिनिधि, भाषा इत्यादि। तो नॉर्मल सी प्रश्न रहती है। हम लोग इसको एक नज़र में देख लेंगे 12 अनुसूची, तो उसमें आ जाता है। तो शपथ का उल्लेख जो संवैधानिक पद पर है। अनुसूची 4 में है राज्य के प्रतिनिधित्व का उल्लेख। तो इसमें राज्य के प्रतिनिधित्व है कि जो संविधान है, राज्यसभा, लोकसभा और संसद, उसमें तो राज्यसभा की बात है कि किस राज्य से उसका प्रतिनिधि कितना होगा। तो मुख्य रूप से इसमें जनसंख्या के आधार पर वितरित किया गया है, और राज्य के विधानमंडल से जो के द्वारा जो चयनित होकर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके बारे में चर्चा है। तो राज्य के प्रतिनिधि का उल्लेख है। फिर हम लोग राज्यसभा का जब चर्चा करेंगे तो उसमें इसका विस्तृत रूप से उल्लेख होगा। भारत 5वां है भारत के अनुसूचित जनजाति का वर्गीकरण।
तो इसमें शब्द ही है भारत के अनुसूची जनजाति, यानी पूरे भारत की बात करता है। लेकिन छठे अनुसूची में जो 4 ऐसे पूर्व उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यानी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन के तहत जो राज्यपाल को एक विशेष अधिकार दिया गया है, इसलिए 4 राज्य को पूर्व के राज्यों में, तो मैंने अनुसूची 5 का वर्णन किया, तो 5 में भारत के सभी का वर्गीकरण है, जिसमें केवल 4 राज्य को छोड़कर, यानी कि 4 राज्य जो अनुसूची 6 में है, उसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस 4 राज्य छोड़कर बात करता है। तो इसलिए भारत के 4 राज्य को छोड़कर शेष जितने राज्यों हैं उसका वर्णन 5 में, और 4 राज्यों मैंने कहा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसका वर्णन अनुसूची 6 में किया गया है। फिर आता है 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध। यहाँ केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो केंद्र राज्य शक्ति का बंटवारा का जब हम लोग चैप्टर में आएंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, तो इसमें केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं अधिकार भी है, कानून बनाने का अधिकार है, इस तरह का बात करेंगे। तो केंद्र किस विषय पर कानून बनाएगा, राज्य किस विषय पर कानून बनाएगा, किस विषय पर दोनों बनाएंगे केंद्र राज्य संबंध, तो इसका विशेष वर्णन मैम ने पिछले क्लास में जो वीडियो बनाई थी उसमें चर्चा की हुई है, तो वहाँ देख लीजिए। फिर 8वां है भाषा। तो भाषा का मुख्य रूप से अभी संविधान में 22 भाषा का वर्णन है। तो भाषा इसलिए विशेष रूप से दिया गया है भाषा कि कोई भी भाषा का अपना इतिहास क्या है, उसका साहित्यिक स्रोत क्या है, उसके कितने बोलने वाले और समझने वाले व्यक्ति हैं, उसको यानी कि भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय। इसका मतलब होता है कि उस भाषा में सरकारी कामकाज हो सकता है, संसद में उस पर कोई भी व्यक्ति उस 22 भाषाओं में से किसी एक पर वह अपना उस भाषा में अपना वक्तव्य रख सकता है, अपनी बातें रख सकता है। जैसे बिहार में अभी मैथिली को मिला हुआ है और भोजपुरी की मांग हो रही है। तो अभी संविधान में जो देखते हैं, तो कोई संसद चुन के जाते हैं, तो वो यदि उनका चॉइस है कि हम मैथिली भाषा का प्रयोग करके शपथ लेंगे तो वो कर सकते हैं। इसी तरह 22 भाषा है। 9वां जो अनुसूची है राज्य द्वारा संपत्तियों का अधिग्रहण की विधियाँ, तो इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, इसमें विस्तृत भाषा संपत्तियों को अधिग्रहण के लिए विस्तृत चर्चा किया गया। इसका मुख्य कारण है कि संविधान में प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन देश में अत्यधिक आधारभूत संरचना के विकास करने के लिए या विकास करने के लिए संपत्ति अधिकार ग्रहण करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसे संपत्ति को हटाकर उसे एक कानूनी मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत से संपत्ति को हटाकर एक कानूनी अधिकार दिया गया, ताकि सरकार आसानी से संपत्ति का अधिग्रहण कर सके और विकास कार्यों को बढ़ावा दे सके। तो इसका भी जब संपत्ति का अधिग्रहण करेंगे, तो हम लोग जब 42 में 44 में इस सब संविधान संशोधन का जब वर्णन करेंगे, तो वहाँ पर 44वें संविधान संशोधन के तहत आएगा ये बात। फिर दल बदल है, 10वां अनुसूची में है। दल बदल से तात्पर्य है कि कोई भी पार्लियामेंट मेंबर हो या विधानसभा का सदस्य हो, किस प्रकार उस पर दल बदल का कानून लागू होता है या कोई पार्टी किस प्रकार टूट के जाती है, तो दल बदल का विस्तृत रूप से हम लोग चैप्टर करेंगे। यहाँ पर केवल ये जानेंगे दल बदल किया गया है, जो कि हम लोग जानते हैं 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। दल बदल, तो दल बदल का चैप्टर हम लोग आएगा, तो उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। फिर 11वां में है पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों का कार्य। तो पंचायती राज का वर्णन संविधान में है, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि पंचायतों का गठन करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। अब प्रत्येक 5 साल में वहाँ चुनाव भी कराना जरूरी है और राज्यों के लिए वित्त आयोग का गठन जो है वहाँ पर प्रत्येक राज्य में करना अनिवार्य है। इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अभी वर्तमान में उसके 29 विषय हैं जिस पर पंचायती राज द्वारा उस पर कानून बनाए जाते हैं। फिर आते हैं तो उसी चुनाव में शहरी क्षेत्रों का स्थानीय, मतलब कि शहर के लिए जो स्थानीय स्वशासन के लिए चुनाव होगा तो उसको शहरी स्थानीय स्वशासन, यानी कि उसको हम लोग नगर पालिका भी कहते हैं, का वर्णन है, जिसमें वर्तमान में 18 विषय हैं। उस पर कार्य जो है करते हैं शहरी ये स्थानीय स्वशासन जो शहरों में नगर पालिका के द्वारा। तो इस प्रकार हम लोग को एक याद होनी चाहिए, पहली अनुसूची में क्या है, संघ राज, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथा में राज्यसभा, पांचवा में अनुसूची, छठा में पूर्वोत्तर राज्य की अनुसूची, 7 में केंद्र राज्य संबंधों का बंटवारा, 8 में भाषा, 9 में संपत्ति का अधिग्रहण, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12 में नगर पालिका। तो इस प्रकार हम लोग यदि याद रखते हैं तो एग्जाम में आएगा तो उसको आसानी से उसको बना लेंगे। और ये इससे जो प्रश्न आता है वो काफ़ी इजी रहता है, काफ़ी इजी, आराम से बनाया जाता है, बशर्ते एक बार देखते चलें। तो इसी प्रकार हम लोग जो आगे का जो चैप्टर है उसका वर्णन करेंगे और उसमें हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसे राष्ट्रपति चैप्टर आएगा तो राष्ट्रपति के चैप्टर आएगा, उसका हमने अलग अलग छोटा छोटा वीडियो, जैसे राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति, विधायक शक्ति, न्यायिक शक्ति, सब के लिए अलग अलग चैप्टर लाएंगे। उसी लिए हम लोग मंत्री परिषद है और प्रधानमंत्री हैं, उसी प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम तरह के चैप्टर आएंगे। उस पर हम लोग अब विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उसका मुख्य बेस रहेगा एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत सर। तो इस तरह आप लोग जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं जीएस 95 में, वो जुड़े रहिए और वीडियो को देखिए और इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित रूप से जो पॉलिटी का क्वेश्चन हो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप बना पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से इस क्वेश्चन का जो भी प्रश्न आएगा, 10 प्रश्न आते हैं किसी एग्ज़ाम में, तो आप 10 के 10 बनाने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लिए चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें।